ये पहली दफ़ा है कि सीबीआई ने तेजस्वी को भी समन किया है और वैसी हालत में समन किया है जब मैंने उनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल मैंने प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में है, अस्पताल में भर्ती है। अब तेजस्वी यादव को समन क्यों किया गया मैंने ये कहना मुश्किल है। हम लोग अंदाज लगा रहे हैं, कुछ पता ही समझ ही में नहीं आ रहा है। इसलिए कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो लैंड जॉब फॉर लैंड, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। मेरी समझ से अपोजिशन के पास वो तमाम लोग इकट्ठा हों, कैसे इकट्ठा होंगे हम नहीं जानते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही नहीं, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए। अब तेजस्वी यादव को सम्मन क्यों किया गया मैंने ये कहना मुश्किल है। हम लोग अंदाज लगा रहे हैं, कुछ पता ही समझ ही में नहीं आ रहा है। इसलिए कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो लैंड जॉब फॉर लैंड, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। इसमें अभी तक कभी भी तेजस्वी का नाम नहीं आया और नाम आ भी नहीं सकता, इसलिए कि जिस समय का यह मामला है उस समय तेजस्वी माने बच्चे थे, उनकी उम्र नहीं थी, तो इसलिए उस मामले में किसी तरह की संलिप्तता उनकी हो सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए बाकी जो मामला हो, लेकिन इस मामले में तेजस्वी को कभी माने सीबीआई ने भी समन नहीं किया था। ये पहली दफ़ा है कि सीबीआई ने तेजस्वी को भी समन किया है और वैसी हालत में समन किया है जब मैंने उनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल मैंने प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में है, अस्पताल में भर्ती है। चारों तरफ जो छापामारी हो रही है उसका एक प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ा है। ये एक अजीब ढंग का माहौल जो है देश में देखिए बन रहा है। तेजस्वी के खिलाफ, लालू यादव के परिवार के खिलाफ, केसीआर की बेटी के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ, चारों तरफ लग रहा है कि पूरे अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए, मिटा देने के लिए भारतीय राजनीति से और इसके जरिए लोकतंत्र को ख़त्म करने का एक अभियान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया है। इस सरकार का कोई नैतिकता से, लोकतांत्रिक मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार उसका तो कुछ कहिए ही मत। अभी मेघालय में जो सरकार बनी, संगमा के सरकार को नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने ये कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टतम सरकार है। उस सरकार, संगमा सरकार ने मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं दिया नरेंद्र मोदी को। आज वहाँ जो है उस सरकार में शामिल हो गए भाई। चुनाव का नतीजा आया, 60 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, मात्र 2 सीट पर जीती और वहाँ जाकर के सरकार में शामिल हो गई। कल तक जिसको भ्रष्टतम सरकार कह रहे थे, आज उसी का गुणगान कर रहे हैं। ये अजीब किस्म की सरकार है। अब देखिए अदानी के मामले में तो खुलेआम क्या कहा जाए। मैंने इस तरह से अदानी का मामला जो सामने आया, दिखाई दे रहा था कि किस तरह से एक ढंग से कहिए कि अदानी के एजेंट के रूप में जो है दिखाई दिए। लंका में वहाँ का जो बिजली बोर्ड का जो पदाधिकारी था उसने खुलेआम कहा कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने दबाव डाला कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अदानी जी को दिया जाए। इलाहाबाद में राष्ट्रपति ने उसका खंडन किया, लेकिन वो जो बिजली का जो सबसे बड़ा अफसर था उस देश का, उसने इस बात को कहा। तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है किस तरह से इस देश में नरेंद्र मोदी जो है राज चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं पिछड़ी बिरादरी के, लेकिन एजेंडा जो है उनका वो कारपोरेट का है और ऊंची जातियों का है। आरएसएस जो है वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करता है, संविधान में यकीन नहीं करता है। और आपको मालूम है कि आज तक आरएसएस का जब से गठन हुआ 1925 से लेकर आज तक, उनके यहाँ एक अपवाद को छोड़ करके उसका प्रमुख जो है एक बिरादरी का होता आया है। जो गठन हुआ, 5 लोग जो इकट्ठा हुए और उन्होंने आरएसएस का गठन किया, वो एक बिरादरी के लोग थे। आज उसी बिरादरी के एजेंट के रूप में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो बहुमत है उसका शासन होता है और हम लोगों के देश में बहुमत जो है पिछड़ों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, महिलाओं का है। इनका राज खत्म हो, ये उनकी कोशिश है और उसी अभियान में ये लगे हुए हैं। इसलिए एक ही रास्ता है मेरी समझ से अपोजिशन के पास, वो तमाम लोग इकट्ठा हों। कैसे इकट्ठा होंगे हम नहीं जानते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही नहीं, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई
उसी तरह से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है इस देश में शुरू करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा ये सब लोकतंत्र को ख़त्म कर देगा। सारी पार्टियों का जो है नेस्तनाबूद हो जाएंगे लोग इसी तरह से अकेले अकेले लड़ाई लड़ते रहते हैं।